A very good evening to all of you. In our last class, we started with the topic excretion. और एक्सक्रीशन में हमने बेसिक कर लिया था एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या है। बॉडी से जो हार्मफुल मटेरियल है जैसे यूरिक एसिड है, अमोनिया है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, उनको बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। अब जो एक्सक्रीशन सिंपल आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर, उनमें तो डिफ्यूज़न के थ्रू हो जाता है, बट हम में एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से होता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम दिस इज़ योर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये कल डिस्कस किया था मैंने। और इसमें आपकी 2 किडनीज़, 2 यूरेटर होते हैं, उसके अलावा आपका एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है, ठीक है। रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, रीनल वर्ड यूज़ होता है किडनीज़ के लिए, तो ये वो आर्टरीज़ और वेन्स है जो ब्लड लेके आती है किस में, किडनीज़ में। इसके बाद एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में मैंने थोड़ा डिस्कस किया था, हल्का सा किडनी के बारे में हमने कल पढ़ा था। किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन है, इनमें फिल्ट्रेशन यूनिट जो होती है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। और फिर नेफ्रॉन के बारे में किया था थोड़ा सा। तो नेफ्रॉन जिसको फिल्ट्रेशन यूनिट या फंक्शन यूनिट बोलते हैं किडनी की, और ये किससे बनी होती है, ट्यूब्स से बनी होती है। और नेफ्रॉन के जो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस वो पार्ट है नेफ्रॉन का जहाँ पे एक्चुअल में फिल्ट्रेशन होती है, मेन फिल्ट्रेशन वहाँ होती है, ठीक है। उसके बाद बोमेंस कैप्सूल है, वो भी मेन पार्ट है क्योंकि जो ग्लोमेरुलस है वो बोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। फिर ग्लोमेरुलस के बारे में भी इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स सी। तो दिस पिक्चर, दिस डायग्राम यू कैन मेक इंस्टेड ऑफ द डायग्राम यू आर हैविंग इन योर एनसीईआरटी। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप इसको बना सकते हो। एक बार मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या है। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है येलो कलर का, दिस येलो कलर का जो डायग्राम है, दिस इज़ योर नेफ्रॉन। और ऊपर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल टॉप पे ब्लड लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक आर्टरी आपको दिख रही है बच्चा। दिस इज़ योर, आपकी रीनल आर्टरी होती है ना, वो आगे जाके स्प्लिट होती है और 2 आर्टरीज़ में स्प्लिट होती है। एक होती है एफरेंट आर्ट्रियोल जिसको कहते हैं, ये वो आर्टरी है जो ब्लड लेके आती है किसमें, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस बेटा ये जो येलो कलर का यू शेप का पार्ट दिख रहा है ना, इसके अंदर होता है, ठीक है। ये जो यू शेप का पार्ट है दिस इज़ बोमेंस कैप्सूल, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस। तो एफरेंट एट्रियोल वो आर्टरी होती है जो ब्लड लेके आती है किसमें, ग्लोमेरुलस में। और इफ्रंट एट्रियोल, ये जो लिखा है यहाँ पे, दिस इज़ द आर्टरी विच टेक्स द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से ब्लड लेके चली जाती है बॉडी की तरफ वापस, और इस ब्लड में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर आउट हो चुके होते हैं। तो होता क्या है बेटा, जो एफरेंट एट्रियोल है, मतलब वो आर्टरी जो ब्लड लेके आती है ग्लोमेरुलस में, उसका जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, मोर है, एज़ कम्पेयर टू योर इफ्रंट एट्रियोल, मतलब वो आर्टरी जो ब्लड लेके जाती है। तो आपकी दोनों आर्टरीज़ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होता है, एक का ज़्यादा है एक का कम है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर क्रिएट होता है ग्लोमेरुलस में। एंड इस हाई प्रेशर की वजह से बेटा क्या होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है जैसे आपका यूरिक एसिड है, यूरिया है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो सब के सब फिल्टर आउट हो जाते हैं। आपकी जो आर्टरी है, वो आर्टरी में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वहाँ से वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं और किस में चले जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है। तो इस तरह से ग्लोमेरुलस में बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर जो आपके नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब बोमेंस कैप्सूल में चले जाते हैं, ठीक है। अब बेटा बोमेंस कैप्सूल ये येलो कलर का यू शेप का है आपका। अब ये बोमेंस कैप्सूल आगे जाके कॉइल की आपकी ट्यूब की शेप ले लेता है, ठीक है। और बेटा जहाँ सबसे पहला ये आपको टर्न दिख रहा है इसमें, ये कॉइल दिख रहा है इसमें, इसको बोलते हैं पीसीटी। बेटा यहाँ पे क्या होता है, आपके अगर मान लो जब नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यूरिक एसिड वो सब आपके ब्लड से अलग हुए
अगर उस टाइम पे मान लो कोई इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्लड में से, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, वो भी साथ में अगर आ जाता है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर होता है ग्लोमेरुलस में, तो हो सकता है थोड़ा ग्लूकोज, अमीनो एसिड या थोड़ा बहुत वाटर भी उनके साथ आ जाए। तो होता क्या है, ये जो पहला लूप होता है इसको बोलते हैं पीसीटी। यहाँ पे ये आपका हमेशा कांटेक्ट में होता है आर्टरी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस पहले टर्न पे क्या होता है, जो भी मेन आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर कोई आ चुका है तो वो वापस ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट है वो आगे ट्यूब में बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे जो पहला कॉइल है उसको पीसीटी बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है दोबारा से यूरिन की, ठीक है। फिर थोड़ा से आगे चलता है, आगे चल के अब बॉटम में देखोगे एक लूप प्रेजेंट है ये, ठीक है, एक टर्न है बेटा, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे अगर यूरिन में वाटर अभी भी प्रेजेंट है तो वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। हमारी जो आर्टरी है, जो ये देखोगे आप, ये एफरेंट आर्टरी एट्रियोल है, जो ये आपका इसके साथ साथ चल रहा है नेफ्रॉन के, ठीक है। तो जो भी अगर वाटर प्रेजेंट है आपके यूरिन में तो वो दोबारा से अब्जॉर्ब हो जाता है और आर्टरी में चला जाता है, ठीक है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, क्योंकि बॉडी को उसकी ज़रूरत है, ठीक है। फिर ऊपर चलेंगे ऐसे, फिर आगे यूरिन चलता है और उसके साथ साथ हमारी आर्टरी भी चल रही है, ठीक है। यूरिन चल रहा है आपका नेफ्रॉन में, ये आगे चला। अब फिर से देखो बेटा, ऊपर यहाँ पे टॉप पे कॉइल फिर से आ रहा है, एक टर्न आ रहा है बेटा, इस टर्न को बोलते हैं डीसीटी, ठीक है। तो जो सबसे पहला आपका टर्न आता है या कॉइल आता है, ठीक है, किसमें, नेफ्रॉन में, उसको बोलते हैं पीसीटी, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ये रहा, ठीक है। और जो सेकंड आता है यहाँ, इसको बोलते हैं डीसीटी। बेटा इन दोनों पे होता क्या है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। अगर आपका यूरिन में कोई इम्पोर्टेंट सॉल्ट है, ग्लूकोज है, वाटर है, ये सब प्रेजेंट है, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है वापस आर्टरी में, और वो ब्लड में मिक्स होके वापस बॉडी में चला जाता है, ठीक है। फिर आगे जाके बेटा ये डीसीटी के बाद आपका जो नेफ्रॉन है वो कनेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट से। ये कलेक्टिंग डक्ट में बेटा यूरिन कलेक्ट होता है, और फिर ये जो यूरिन है ये आपका आगे जाता है यूरेटर के थ्रू, आपकी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू बाकी बॉडी से पास हो जाता है। तो आपकी किडनी में ये नेफ्रॉन जो प्रेजेंट होता है, जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की, तो नेफ्रॉन में इस तरह से आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो फिल्टर आउट होते हैं ब्लड से। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो बेटा जो येलो कलर का पार्ट है, दिस इज़ योर नेफ्रॉन। इसमें जो यू शेप का बिल्कुल टॉप पे है, दिस इज़ योर बोमेन्स कैप्सूल, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस। तो एफरेंट एट्रियोल मतलब वो आर्टरी जो ब्लड को लेके आती है ग्लोमेरुलस में, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, और इफरेंट एट्रियोल जो आर्टरी ब्लड लेके जाएगी ग्लोमेरुलस से बॉडी की तरफ वापस, उसका एरिया कम होता है। तो एरिया डिफरेंट होने की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है ग्लोमेरुलस में, और हमारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बोमेन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। फिर बोमेन्स कैप्सूल आगे जाके ट्यूब की शेप ले लेता है, और जहाँ पे पहला कॉइल आता है, पहला टर्न आता है एक तरह से, उसको बोलते हैं पीसीटी। तो पीसीटी पे क्या होती है, दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होती है अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह की, या सॉल्ट्स वगैरह जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ अगर आ गए हैं तो यूरिन में मिक्स होके, ठीक है, उसकी दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। फिर आपका ये आगे बढ़ता है यूरिन, और लूप ऑफ हेनले से पास होता है। लूप ऑफ हेनले होता है बिल्कुल बॉटम में यहाँ पे। तो लूप ऑफ हेनले में होता क्या है, अगर कोई वाटर आपका प्रेजेंट है यूरिन में अगर ज़्यादा, तो वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है आर्टरी में। फिर यूरिन आपका आगे बढ़ता है, और ऊपर जाके आप देखोगे तो एक टर्न फिर से है। तो ये जो कॉइल दोबारा से आ रहा है, ये जो कॉइल्ड पार्ट है दोबारा से इस ट्यूब का, इस कॉइल्ड पार्ट को बोलते हैं डीसीटी। तो सेकंड टाइम जो आता है उसको डीसीटी बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जो कॉइल्ड पार्ट है नेफ्रॉन का, उसको पीसीटी कहते हैं। अब बेटा डीसीटी के बाद आपका जो नेफ्रॉन है वो कनेक्ट होता है जाके कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कलेक्ट होता है, और वहाँ से आपका यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से आपका नेफ्रॉन क्या करता है, आपकी फिल्ट्रेशन करता है किडनी में, ठीक। अब बार नेफ्रॉन के बारे में कल देख ही लिया था, फंक्शनल यूनिट है या फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की।
ये टेंगल्ड ट्यूब की शेप में होती है, मतलब ट्यूब की शेप में होती है। एंड इसका जो फिल्टरिंग पार्ट है मेन, वो ग्लोमेरुलस होता है नेफ्रॉन का। ग्लोमेरुलस में होता क्या एग्जैक्टली, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है वहाँ पे, ठीक है, और कनेक्टेड होती है आपकी रीनल आर्टरी से, क्योंकि रीनल आर्टरी आएगी वो स्प्लिट अप हो जाती है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज में। ग्लोमेरुलस इज एनक्लोज्ड इन, कहाँ प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस? बोमेंस कैप्सूल में। क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर इज ग्लोमेरुलस प्रेजेंट, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल आगे जाके ट्यूब की फॉर्म ले लेता है, जो हाईली कॉइल्ड होती है। जो पहली कॉइल्ड पार्ट होता है उसको पीसीटी बोलते हैं, सेकंड कॉइल्ड पार्ट को डीसीटी बोलते हैं। और फाइनली जो नेफ्रॉन है वो आपका कलेक्टिंग डक्ट से जाके कनेक्ट होता है, विच फाइनली गोज़ टू द यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में मैंने जैसे बताया था, फिल्ट्रेशन हैपन्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रेशर इनसाइड ग्लोमेरुलस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एफरेंट एट्रियोल इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द एफरेंट एट्रियोल। दिस क्रिएट्स हाई प्रेशर, इसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होता है, मैंने बता दिया था आपको जब ये एक्सप्लेन किया है। वेस्ट प्रोडक्ट्स इनसाइड द ब्लड आर फिल्टर्ड आउट थ्रू द थिन मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज इन ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में मैंने आपको पहले ही बताया, कैपिलरीज के ऊपर स्मॉल आपके पोर्स होते हैं, जहाँ से आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर निकल जाते हैं हाई प्रेशर की वजह से। ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर होता है। द फिल्टर्ड ब्लड इज सेंट फॉर द सर्कुलेशन बाय द एफरेंट एट्रियोल। फिर एफरेंट एट्रियोल मतलब वो आर्टरी जो ग्लोमेरुलस से ब्लड लेके जाएगी, वो वापस बॉडी में आपका फिल्टर्ड ब्लड ले जाती है। अब मैंने नीचे यहाँ पे बताया भी, एफरेंट एट्रियोल होता क्या है, इफरेंट एट्रियोल क्या होता है। एंड उसके बाद बेटा यूरिनरी ब्लैडर भी बता दिया आपको, मस्कुलर होता है, सो इट इज़ अंडर आवर नर्वस कंट्रोल, हमारी विल पे होता है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे ब्लड आपका यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस। इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा नॉलेज की आपको ज़रूरत अभी नहीं है, इतना काफ़ी रहेगा, मोर देन एनफ है आपके क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग का बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल बता सकते हो। ये जो पहला कॉइल्ड पार्ट है वहाँ पे आप पीसीटी लिख देना, नीचे लिख देना लूप ऑफ हैंडले, और जो सेकंड कॉइल्ड पार्ट है वहाँ पे डीसीटी लिख देना, और फिर ये जो पार्ट है यहाँ पे आप लिख देना कलेक्टिंग डक्ट। आपको हर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये सब, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि आप अपना थ्योरी में थोड़ा बहुत लिखोगे, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके बाद आता है आपका आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हेमोडायलिसिस भी कहते हैं। आपकी एक बॉक्स गिवन है एनसीईआरटी में, वहाँ प्रेजेंट है दिस वन, आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हेमोडायलिसिस भी कहते हैं। तो बेटा ये एक प्रोसेस है, अगर किसी की किडनी वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हेमोडायलिसिस उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ मैं। So kidneys are the vital organs for survival. Sometimes infections, injury or restricted blood flow to the kidneys reduce the activity of kidneys. कई बार इंजरीज़ की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से किडनीज अपना काम ढंग से नहीं कर पाती है। दिस लीड्स टू द एकोमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट। इसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जैसे यूरिक एसिड है, यूरिया है, उसके अलावा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। इट कैन इवन लीड टू डेथ। सो इन केस ऑफ किडनी फेलियर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड, जिसको हम हेमोडायलिसिस भी बोलेंगे। एंड आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसा डिवाइस है टू रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी थ्रू डायलिसिस प्रोसेस। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड। अब देखो बेटा, ये पिक्चर शो करता हूँ मैं आपको। अब बेटा इस पिक्चर में ये जो सेंटर में आप देखोगे, here ट्यूबिंग मेड ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बेटा यहाँ पे ये आप देखोगे, यहाँ पे डायलिसिंग सॉल्यूशन है, ये नीचे दो बोटल्स है, एक में फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन है, और सेकंड बोतल में जो डायलिसिंग सॉल्यूशन यूज्ड अप हो जाएगा, जो जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे, वो है। अब होता क्या है बेटा, ह्यूमन में जो भी ब्लड होता है वो पास किया जाएगा बेटा आपका इस फिल्ट्रेशन यूनिट से। ये जो है आपका, ये बीच में सेंटर में रेक्टेंगुलर शेप का ये जो दिखाया है बेटा, दिस इज़ द फिल्ट्रेशन यूनिट जो आपकी हेमोडायलिसिस की होती है। आर्टिफिशियल किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो यहाँ पे होगी। तो ब्लड पास करता है बेटा यहाँ से, ये जो रेड वाली आपकी ट्यूब्स है इनसे ब्लड पास करेगा,
और जो ये येलो कलर का है दिस इज़ योर डाइलेसिंग सॉल्यूशन। अब बेटा होता क्या है, जो आपका डाइलेसिंग फ्लूइड है इसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, पर जो आपका ब्लड है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है। तो होता क्या है बेटा, डिफ्यूज़न की वजह से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो आपके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। आपके ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वेस्ट प्रोडक्ट्स की और डाइलेसिंग सॉल्यूशन में वेस्ट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो आपका जो भी नाइट्रोजिनियस वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड है, वो सब आपके ब्लड से किस में जाना शुरू कर देंगे, डाइलेसिंग सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देंगे, जो प्रॉपरली कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहता है आपकी जो फिल्ट्रेशन यूनिट है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमेबल लाइनिंग suspended in a tank filled with dialysing fluid. This fluid has the same osmotic pressure as blood except that it has devoid of nitrogenous waste. तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर एक जैसा होता है ब्लड जैसा ही इस डाइलेसिंग सॉल्यूशन का, बस इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते डाइलेसिंग सॉल्यूशन में, इस वजह से डिफ्यूज़न पॉसिबल हो पाता है। ब्लड में से डिफ्यूज़न की हेल्प से आपके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो आपके डाइलेसिंग सॉल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं। During the passage, the waste products from the blood pass into the dialysing fluid by diffusion. Purified blood is pumped back into the patient. उसके बाद आपका जो भी ब्लड प्योरीफाई है उसको वापस पंप अप कर दिया जाता है बेटा ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो दिस इज़ सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी में भी ऐसा ही होता है, हमारी जो एफरेंट एट्रियोल है वो ब्लड लेके आती है ग्लोमेरुलस में और फिर इफरेंट एट्रियोल वापस लेके चली जाती है बॉडी में ब्लड को, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है, एक जो आपकी ट्यूब है वो ब्लड को लेके आती है, बीच में जो सेंटर में आपका जो डाइलेसिंग सॉल्यूशन जहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं फिल्ट्रेशन यूनिट है, वहाँ पे ट्यूब से पास करता है आपका ब्लड, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो डाइलेसिंग सॉल्यूशन में डिफ्यूज़न की वजह से चले जाते हैं और ब्लड में कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बचता, और फिर वापस ब्लड आपका एक ट्यूब के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। दिस इज़ सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देर इज़ नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। ये थोड़ा सा अलग है आपका, क्योंकि नेचुरल किडनी तो नेचुरल ही है। अब क्योंकि नेचुरल किडनी में नेफ्रॉन में क्या होता था, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन भी होती थी आपकी, डीसीटी, पीसीटी और लूप ऑफ हेनेले पे आपकी वापस रीअब्जॉर्प्शन होती थी, जो आपके इम्पोर्टेंट मटेरियल अगर आपके यूरिन में पास हो गए हैं तो, ठीक है। बट आपकी आर्टिफिशियल किडनी में हेमोडायलिसिस में वो पार्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल किडनी में नेफ्रॉन्स नहीं होते। डाइलेसिंग सॉल्यूशन का हम एक यूज़ करते हैं जिससे आपके बस वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट डाइलेसिंग सॉल्यूशन में चला जाता है तो वो चला जाएगा, ठीक है। Normally in a healthy adult the initial filtrate in the kidneys is about 180 लीटर डेली। तो हमारा जो अगर एक ह्यूमन बीइंग हेल्दी है तो बेटा 180 लीटर आपका जो ब्लड है वो प्योरीफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ किडनीज। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज़ ओनली अ लीटर और 2 a डे। और जो यूरिन पास ऑन होता है आपका पूरे दिन में वो 1 लीटर से 2 लीटर तक होता है। बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। बिकॉज जो बाकी आपका जो भी पार्ट होता है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो 180 लीटर ब्लड पास होता है किडनीज से, एक्चुअल जो नेचुरल किडनीज होती है, और उसमें से 1 या 2 लीटर ही यूरिन बनता है बिकॉज ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन। पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनेले पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो मैक्सिमम पार्ट वापस चला जाता है जो काम का होता है। सिर्फ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है यूरिक एसिड, यूरिया, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वही सिर्फ यूरिन बनते हैं तुम्हारे, ठीक है। इसलिए जो यूरिन की क्वांटिटी होती है वो काफ़ी कम होती है तुम्हारी, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो एग्ज़ाम में ये पूछा गया था एक बार, तो आपको याद रखना है, एक बॉटल में आपका फ्रेश डाइलेसिंग सॉल्यूशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है एज दैट ऑफ ब्लड, ठीक है, बट इसमें कोई भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट या वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होते। तो डिफ्यूज़न की वजह से ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। एंड जो सेकंड बोतल है बेटा उसमें है यूज्ड डाइलेसिंग सॉल्यूशन, मतलब वो डाइलेसिंग सॉल्यूशन जो हम पास कर चुके हैं, जिसमें आपके वेस्ट प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं। अब इस यूज्ड डाइलेसिंग सॉल्यूशन में आपका यूरिया, यूरिक एसिड्स
और नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इतना थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में अभी जो कंडक्ट हुए थे टर्म 1 में, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हल्की सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। हेमोडायलिसिस मीन्स आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, अब बेटा एक छोटा सा पार्ट रह गया आपका इस चैप्टर का, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो बस यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस किस के थ्रू होती है। तो कुछ 3-4 तरीके प्लांट्स यूज़ करते हैं एक्सक्रीशन के। सबसे पहला होता है बेटा, ये होता है ट्रांसपीरेशन। तो बेटा प्लांट को जितने पानी की ज़रूरत होती है वो उतना ही अपने पास रखता है वाटर, बाकी जो भी एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो इट गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। तो ये पहला तरीका है एक्सक्रीशन का प्लांट्स में। सेकंड है बेटा, ओल्ड ब्रांचेज एंड लीव्स आर शेड ऑफ व्हेन दे बिकम यूजलेस। तो बेटा कुछ जो ब्रांचेज है या लीव्स है जो पुरानी हो जाती है, ठीक है, ओल्ड हो चुकी है, तो वो अब प्लांट के किसी काम की नहीं है, तो वो वेस्ट है उसके लिए। तो प्लांट क्या करता है, उनको शेड ऑफ कर देता है, उनको गिरा देता है। तो ये दूसरा तरीका होता है एक्सक्रीशन का प्लांट्स में। उसके बाद बेटा कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रूट्स के थ्रू भी प्लांट क्या करता है, सॉइल वगैरह में आपका ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो रूट्स की हेल्प से भी एक्सक्रीशन करता है प्लांट। एंड एट लास्ट बेटा कुछ प्लांट्स में आपने देखा होगा या कुछ ट्रीज़ में देखा होगा, कुछ रेजिन, कुछ गम जैसा कुछ स्टिकी मटेरियल प्लांट से निकलता रहता है, ट्री से बाहर निकलता है उसकी स्टेम से। ठीक है, दैट स्टिकी मटेरियल जिसको हम गम बोलते हैं बेटा, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट ही होते हैं। तो गम या रेजिन्स की फॉर्म में भी प्लांट अपनी जो बार्क होती है, जो स्टेम होती है, वहाँ से अपने वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। ठीक है, तो बेटा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कितने तरीके से, पहला तरीका ट्रांसपीरेशन, दूसरा इट्स शेड ऑफ द ओल्ड ब्रांचेज एंड लीव्स, third is it also releases the waste product with the help of roots, and last is it also releases the waste product with the help of gum and resins through its stem या bark के through बाहर निकाल देता है। So beta, this was all about your life process chapter. Soon I'll send you I'll discuss the questions also of your NCERT with you. Till then beta, keep revising. I'll see you in the next video.